रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग को 1 महीना हो गया है। दूर दूर तक शांति की राह नहीं दिख रही है और इस बीच रूस के तेवर और तल्ख हो रहे हैं। बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। पूरी दुनिया में डर का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया कदम दर कदम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं इस चर्चा के लिए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। वॉशिंगटन डीसी से पत्रकार रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, पूर्व डीजी इन्फेंट्री हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, पूर्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हमारे साथ हैं। और सुशांत सरीन, जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट और सीनियर फेलो ओआरएफ के हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके आप सबसे, जनरल प्रसाद, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ समय से कोई युद्ध नहीं दुनिया ने देखा है। युद्ध देखे हैं, लेकिन ये जो युद्ध चल रहा है जिसके 1 महीने पूरे हो रहे हैं, वहां से सबसे ज्यादा तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं उठ रही हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये इस मारे हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन और नाटो फोर्सेस एक तरफ हैं जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ रशिया है जिसको कुछ हद तक चाइना सपोर्ट करता है। तो इस समय मेरा मानना यह है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस तभी बन सकते हैं अगर नाटो फोर्सेस कोई ऐसा एक्शन लेगी जिससे रशियन को परेशानी हो। माने कि अगर वो यूक्रेन के अंदर घुस के और रशियन फोर्सेस संग डायरेक्ट कॉम्बैट की कोशिश करते हैं तो अवश्य ये हो सकता है। लेकिन अगर ये जब तक कि डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टैक्ट बिटवीन रशियन फोर्सेस एंड यूरोपियन नाटो फोर्सेस नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात है। जिस तरह से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं नाटो वाले, जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं आज G7 की और नाटो की और यूरोपियन यूनियन की, और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी वहाँ हाजिर होंगे, तो ये लगता है कि कहीं वो ऐसा एक्शन तो नहीं ले रहे जिससे कि रशियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर भी कोई इफेक्ट आए, रशियन सॉइल के ऊपर भी कोई इफेक्ट आए, या यूक्रेन के थ्रू या डायरेक्टली। अगर कुछ ऐसा हुआ तो अवश्य रशिया इस पर रिटेलिएट करेगा। पहले शायद कन्वेंशनल वेपन से करे, उसके बाद सफिशिएंट मिसाइल्स हैं कन्वेंशनल हेड के जो कि यूरोप में कई एक देशों को टारगेट बना सकते हैं। लेकिन जहां तक कि न्यूक्लियर वेपन्स का सवाल है, आई कंटिन्यू टू मेंटेन माय स्टेटस कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। उनको अगर अपग्रेड किया जा रहा है, उस तैयारी को अपग्रेड किया जा रहा है टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इज येट अनदर स्टेप इन अपग्रेडिंग द डेटरेंट वैल्यू। यानी कि डेटरेंट की एक वैल्यू है कि हमारे पास 3000 इतने हजार न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये कह रहे हैं वो कि हमने तैयारी शुरू कर दी है। ये एक और दिखाती है कि इट्स येट अनदर स्टेप अप इन द डेटरेंस लेवल। लेकिन ये अभी भी मैं इसको डेटरेंस लेवल ही मानता हूं, इसको मैं डायरेक्टली ये नहीं मानता कि दीज विल बी यूज्ड इमीडिएटली। देखिए श्वेता जी, आज की तारीख में पूरी वर्ल्ड जो लड़ाई हो रही है आज, वो इकोनॉमिक रीजंस पर हो रही है। और अगर ये सब दुनिया यही चाहती है कि हमारी इकोनॉमी बढ़िया बने, बेटर हो, हमारे हथियार बिकते रहें, हमारे ऑयल बिकता रहे, हमारा करेंसी स्ट्रांग होती रहे, इसी पर सारा युद्ध चल रहा है। लेकिन अगर कहीं इस तरह से हो गया कि 2 हिस्सों में वर्ल्ड बट गई और फिर विश्व युद्ध की बात शुरू हो गई, तो ये सब जो मुद्दे पर बात हो रही है सब जीरो हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय इसको एस्केलेट करेंगे कोई बियॉन्ड वेयर इट इज। हाँ, ये जरूर है कि जो मीटिंग हो रही है इसमें आज कई एक ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं कि बॉर्डर जो पोलैंड है, रोमानिया है और जर्मनी है, वहां पे कुछ ऑफ फोर्सेस को तैनात किया जाए। लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कहां होगा ये देखने वाली बात है। आर दे गोइंग टू बी एम्प्लॉयड इन यूक्रेन? आर दे गोइंग टू बी एम्प्लॉयड डायरेक्टली अगेंस्ट एनी रशियन बॉर्डर? तो ये सब चीजें देखने वाली हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग से केवल यही निकलेगा कि इतने सैंक्शंस और लगा दो, इस किस्म के सैंक्शंस और लगा दो, इनको यूरोप जो नेबरिंग स्टेट्स हैं EU के, उनको और हथियार और कोई सपोर्ट भेज दो, कोई ट्रुप्स भेज दो। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिसीजन होगा कि वो यूक्रेन के अंदर जाएंगे। हाँ, हथियार की सपोर्ट देते रहेंगे, मॉनेटरी सपोर्ट देते रहेंगे, ये सब डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन इन डिसीजन से थर्ड वर्ल्ड वॉर का हम डू नॉट वांट टू लिंक अप विद थर्ड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर का मतलब है कि जब तक कि कोई देश डायरेक्ट अटैक नहीं करता रशियन फोर्सेस के ऊपर, आइदर थ्रू यूक्रेन और डायरेक्टली, मुझे नहीं लगता इस किस्म की बात हो सकती है। सुशांत सरीन जी, आपका टेक क्या है इस पर? क्योंकि अगर परमाणु को लेकर 2 दिन में 2 बयान रूस की तरफ से आ जाते हैं तो कितना खतरा उसका हम देखते हैं? वो केवल डेटरेंस के सेंस में उसका प्रयोग हो रहा है, इन शब्दों का और इन हथियारों की बातों का, या फिर अगर अमेरिका कहता है कि नहीं हमें तो डर है कि ऐसा हो जाएगा, उस बात में आपको दम दिखता है? देखिए, मैं ज्यादातर तो मैं सहमत हूं जो जनरल साहब कह रहे हैं।
का मेरे ख्याल सिग्नलिंग ज्यादा है, लेकिन क्या मंशा है रूस की, क्या वो सारे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने जाने की तरफ बढ़ रहा है, या वो क्या एक एटॉमिक एक्सचेंज करेगा जिससे सारी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी? क्योंकि अगर रूस उसका इस्तेमाल करेगा तो बाकी हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेंगे, और रूस भी उससे नहीं बचेगा। तो मेरे ख्याल हड़काने की कोशिश ज्यादा है, और ये बेसिकली रूस वो कर रहा है जो शेख रशीद करता है पाकिस्तान वाला। उससे ज्यादा अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि उससे ज्यादा कुछ होगा। और जनरल साहब की ये भी बात से मैं सहमत हूं कि अनलेस के नो फ्लाई जोन या इस तरीके का कोई अहमकाना स्टेप लेते हैं नेटो वाले, मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा नेटो के बीच में और रूस के बीच में। तीसरी चीज ये है कि रूस का जो सारा का सारा जो युद्ध का प्लान था वो तो अब धराशायी होते जा रहा है। हमको नजर आ रहा है कि वो अटक गए हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। यूक्रेनी फौज की जो काउंटर अटैक्स हैं उसमें उन्होंने कई जगहों पे रूसियों को रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया है। और हमारे यहाँ पर जो बड़े आंकलन लग रहे थे कि हफ्ता लगेगा और 10 दिन लगेंगे और सारा का सारा यूक्रेन को वो कैप्चर कर लेंगे, वो सारे के सारे जो हमारे असेसमेंट थे वो तो बिल्कुल गड़बड़ हो गए, जो हमारे कुछ लोगों के हो रहे थे। और उसी समय नजर आ रहा था कि रूस के लिए और ज्यादा मुसीबत होगी, क्योंकि ना तो वो सैन्य तौर पे जीत रहे हैं और सामरिक तौर पर भी वो पीछे उनको धकेल दिया गया है, और आर्थिक तौर पर उनको बहुत बड़ी चोट पहुंची है। और सामरिक तौर पर यहां तक कि जो चीन है वो भी कहीं ना कहीं किनारा कशी कर रहा है रूस से, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट हैं जो पश्चिमी देशों के साथ जुड़े हुए हैं वो भी उस पर भी ये जो सारी की सारा युद्ध है वो उस पर असरअंदाज हो रहा है। तो रूस अभी एक लिहाज से उसकी जो पीठ है वो दीवार के साथ लगी हुई है, और उससे वो बचने के लिए इस तरीके के बयानबाजी हो रही है। लेकिन खतरा ये है कि कोई गलत कैलकुलेशन हो जाए, या अमेरिकी या यूरोपी सोचेंगे रूस तो अब बिल्कुल ही एक ऐसे हालात में पहुंच गया है कि उनके पास उनकी मिसाइल्स भी खत्म हो गई हैं, उसकी भी शॉर्टेज नजर आ रही है, तमाम ये प्रॉब्लम्स उनकी आ रही हैं, जो असला है उनका वो भी कम पड़ते जा रहा है, जो उनका इक्विपमेंट है वो बिल्कुल फेल हो गया है इस सारी जंग में। तो ये मौका है रूस को और धकेलने का। अगर इस तरीके की कोई अहमकाना स्टेप लेते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि नो फ्लाई जोन या कुछ इस तरीके का काम करते हैं, देन ऑल बेट्स आर ऑफ, फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं होता और अमेरिकी और यूरोपी जो है वो ये समझते हैं कि भाई रूस को हम जहां चाहते थे वहां पर हमने पहुंचा दिया है, अब इनको धीरे धीरे करके स्क्वीज करते रहेंगे, तो फिर शायद तीसरे विश्व युद्ध का खतरा तो है, क्योंकि दोनों तरफ से एटॉमिक पावर्स हैं। लेकिन क्या उस तरफ बढ़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ होंगे कि उस तरफ जाएंगे। बाकी नेटो की तरफ से आज क्या बातें निकल कर आती हैं, इन चीजों पर नजर रहेगी। एक बड़ी खबर इस समय की हम आपको दिखा देते हैं। यूक्रेन की जो पोर्ट सिटीज हैं उन पर रूस का हमला बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब यूक्रेन ने यह दावा किया है कि बर्दियांस्क में रूसी जहाज को नेस्तनाबूद कर दिया गया है यूक्रेन की पलटवार की कार्रवाई में। ये एक बंदरगाह है जहां पर भयंकर आग लगने की खबर आई थी, लेकिन यूक्रेनी सेना की ओर से यह बयान आया है कि लड़ाकू विमान की लैंडिंग क्षमता वाला जहाज यानी कि एक वॉरशिप को तबाह कर दिया है रूस की यूक्रेन ने। रूस के कब्जे में यूक्रेन का तटीय शहर बर्दियांस्क बंदरगाह में भीषण आग और धुएं की खबर आई थी। लेकिन इन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए, इसी बर्बादी को रोकने के लिए जो कोशिशें चल रही है, या वाकई कोशिशें चल भी रही है या नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा ये भी आरोप रूस की ओर से लगाया गया कि बयान भी भड़काऊ आते हैं, दूसरी तरफ से प्रतिबंध केवल लगाए जाते हैं, शांति की नहीं कोशिश चल रही है, बल्कि यह लड़ाई कैसे चलती जाए उसकी कोशिश हो रही है। आज जो ये बैठकें हैं उसमें क्या हम कोई बहुत बड़ा कदम देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी घोषणा देख सकते हैं, या फिर हम ये समझें कि बस जो प्रतिबंध हैं वो कुछ और जुड़ जाएंगे उसमें? जी बिल्कुल श्वेता, आई थिंक जो अभी तक बातें कही गई है बिल्कुल वही सही है। आई थिंक नए राउंड ऑफ सैंक्शंस अनाउंस किए जाएंगे, स्पेशली अगेंस्ट जो व्लादिमीर पुतिन के जो करीबी हैं, जिन्हें हम रशियन ओलिगार्क्स कहते हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, तो उसके लिए एक एडिशनल मेजर्स लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो रशियन एनर्जी प्रोडक्ट्स है, एक जो इंपोर्ट करता है यूरोप,
कहीं ना कहीं जो बाइडेन की ये मंशा रही है कि यूरोप की डिपेंडेंसी कम की जाए रशियन गैस इंपोर्ट्स को लेके, तो उसको हम लेके शायद हम देख सकते हैं कुछ और बातें वहां पे हो। लेकिन किसी भी तरह की एक नो फ्लाई जोन की जो बात हो रही थी या मिलिट्री असिस्टेंस की बात हो रही थी, यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस तरह की कोई चीज की जाएगी। और साथ ही साथ आई थिंक जो बाइडेन एक और फ्रंट पे प्ले कर रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन को कि किस तरह से जो नेटो ने एक यूनिफाइड अप्रोच दिखाया है अगेंस्ट रशिया। आई थिंक व्लादिमीर पुतिन का ये कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन था कि शायद नेटो एक यूनिफाइड अप्रोच नहीं दिखा पाएगा, और जो बाइडेन जो है वो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये जो अभी मीटिंग्स हो रही है, इसमें एक यूनिफाइड फ्रंट को फिर से दिखाने की कोशिश की जाएगी व्लादिमीर पुतिन को कि देखिए हम अभी भी इकट्ठे हैं, हम अभी भी साथ हैं, और जो सैंक्शंस है इसके जो बाद जो अनाउंस होंगे उसमें सारे के सारे देश एक साथ फिर से खड़े होंगे। और साथ ही साथ एक थोड़ा सा एक चैलेंजिंग सिचुएशन भी है जो बाइडेन के लिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार ये कह चुके हैं कि देखिए आप नो फ्लाई जोन जो है वो बनाइए या हमें इसमें और थोड़ा असिस्टेंस दीजिए। तो ये जो बार बार गुहार लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की, तो थोड़े से डाइसी हैं जो बाइडेन, लेकिन उनका जो अप्रोच है, स्पेशली पेंटागन का जो अप्रोच रहा है, हमने देखा था पिछले महीने भी कि किस तरह से पोलैंड को कहा गया कि आप बिल्कुल वहां पे फाइटर जेट नहीं भेजिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो बाइडेन जो है थोड़ा डिसअपॉइंट कर जाएंगे ज़ेलेंस्की को, लेकिन न्यू राउंड ऑफ सैंक्शंस और साथ ही साथ रशिया की जो डिपेंडेंसी है यूरोपियन नेशंस पे, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी जो बाइडेन द्वारा। दोपहर 3 बजे अहम बैठक नेटो की शुरू होगी ब्रसल्स में। नजरें हमारी उस पर हैं, क्या निकल कर आता है, क्या रूस पर केवल प्रतिबंध और लगाए जाते हैं या कोई ऐसा कड़ा कदम जो शायद इस युद्ध को एक निर्णय की दिशा की ओर ले जाए। थोड़ी देर में नेटो की आपात बैठक होनी है। युद्ध विराम की तमाम कोशिशें 4 बैठकों की शक्ल में यूक्रेन और रूस के बीच में नजर आई हैं, लेकिन किसका कोई नतीजा निकला नहीं है। पर क्या अब नेटो की तरफ से कुछ ऐसे ऐलान संभव है? क्या उस बैठक में कोई ऐसी चर्चा संभव है जिससे हम ये समझें कि ये युद्ध खत्म हो? यूक्रेन मसले पर नेटो की यह बैठक बुलाई गई है, यूरोपियन यूनियन की भी बैठक होनी है और G7 देशों की भी बैठक। जो बाइडेन ब्रसल्स पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। अब से कुछ देर बाद यह बैठक शुरू होनी है। दुनिया की निगाहें इस बैठक पर लगी हैं, लेकिन अभी तक तो जिस भी तरह की कड़ाई का ऐलान किया गया है, रूस पर उसका कोई असर पड़ा नहीं है। अब चर्चा अपनी इसी मुद्दे पर लगातार कर रहे हैं। जनरल दुआ, नेटो कि इस बैठक से क्या कोई उम्मीद लगाई जाए? क्या नेटो यूनिफाइड है, ये जो बाइडेन अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर पाएंगे, या फिर नेटो के भीतर भी जो कुछ लकीरें नजर आ जाती हैं और कई देश अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, रूस से पूरी तरीके से कट नहीं सकते हैं, वो आशंकाएं इस समय इन सबको एक साथ लाई हैं कि हम दिखाएं कि नहीं, हम एक साथ हैं? श्वेता, नेटो के सवाल से पहले मैं एक छोटा सा तर्क उस विषय पे देना चाहूंगा, परमाणु खतरे पे जो अभी हम कर रहे थे। देखिए, हर देश की एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है। जैसे मसलन इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नो फर्स्ट यूज आता है। पाकिस्तान तब न्यूक्लियर परमाणु यूज करेगा जब उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, और वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात करते हैं। इसी प्रकार रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में वो अपने एस्केलेटरी लैडर पे न्यूक्लियर फोर्सेस, डेटरेंट फोर्सेस की तैयारी बहुत जल्द ही ले आती हैं। उनकी डॉक्ट्रिन कुछ ऐसी है कि वो जल्दी तैयारी ले आती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाले हैं। अब आपके सवाल नेटो के ऊपर, देखिए, इस युद्ध से पहले मेरा ये मानना है कि नेटो की अहमियत घटती जा रही थी, मार्जिनलाइज हो रही थी, क्योंकि उसके खिलाफ, एक तरफ उसके खिलाफ जो पहले वॉर्सो पैक्ट था, ऐसा कोई जमावड़ा अलायंस नहीं है। दूसरी तरफ यूरोपियन देश कुछ हद तक अमेरिका से अपने आप को थोड़ा दबाव ना महसूस करें, इसलिए वो अलग होना चाहते थे। अलग यानी कि बिल्कुल अलग नहीं, लेकिन उसको मार्जिनलाइज करना चाहते थे। लेकिन इस लड़ाई के बाद, ये पिछले 1 महीने में जो पुतिन चाहते थे उसके बिल्कुल विपरीत हुआ कि नेटो एक्चुअली स्ट्रेंथन हो गई है। नेटो के मेंबरान आपस में ज्यादा तालमेल से काम कर रहे हैं, और अब अमेरिका की अहमियत और बढ़ गई है। आप देखें तो जर्मनी का और एक और देशों का डिफेंस बजट कितना बढ़ गया है, जो कि पहले इतना डिफेंस पे खर्चा नहीं करते थे। तो वो आखिर वो है किसके लिए? वो नेटो फोर्सेस के लिए। तो नेटो फोर्सेस अभी काफी ज्यादा प्रबल और स्ट्रांग हो गए हैं। आज की बैठक में इन्होंने जो डिसीजंस लेंगे उस पर मुनस्सर होगा आगे के युद्ध का रुख।
जैसे मेरे से पहले मेरे टीम को पैनलिस्ट बोल चुके हैं कि अगर वो कुछ ऐसे कदम लेते हैं जिससे कि रूस को और खतरा दिखाते हैं, यानी कि अगर वो मिसाइल्स और वेपन्स बॉर्डर पे तैनात करते हैं, मान लीजिए मसलन वो अगर यूक्रेन को हेल्प देने की मिलिट्री एड देते हैं, एड अलग चीज है, ट्रुप्स भेजना आपने, जो कि मुझे जाहिर लग रहा है कि ऐसे नहीं होगा, वो नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर नो फ्लाई जोन भी एस्टैब्लिश करने के लिए वो पहल उठाते हैं, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे कि रूस और भड़क सकता है। तो उसके अलावा ईयू में जो डिसीजंस होंगे, जो सैंक्शंस के बारे में डिसीजंस लिए जाएंगे, इन सब बातों पर जो आज की जो बैठकें हैं, आज और कल में जो बैठक होने वाली हैं, ये बहुत अहमियत रखती हैं कि इस पे और इस पर मुनस्सर है युद्ध का आगे का रुख कैसा होगा। वाकई बहुत ज्यादा कदम है नहीं जो उठाए जा सकते हैं। ज़ेड तरार हमारे साथ अमेरिका का रुख हमारे सामने रखने के लिए जुड़ चुके हैं। ज़ेड तरार, ये समझाइए कि जितने ऑप्शंस थे नेटो देशों के सामने, अमेरिका के सामने, वो सारी चीजें की गई, बहुत जल्दी प्रतिबंध लगाए गए, आर्थिक तौर पर कितना प्रहार किया जा सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस कितने लगाए जा सकते हैं, वो सब कोशिशें हुई, लेकिन रशिया पीछे हटा नहीं बिल्कुल भी। तो अब और कौन सी चीजें हैं जो यहां पर की जा सकती हैं? क्या 1 महीने बाद भी युद्ध के लोग ये उम्मीद लगा सकते हैं कि युद्ध खत्म होगा? जी श्वेता, थैंक यू वेरी मच। जी, आपने ठीक कहा है कि जो प्रतिबंध हम लगाए वो बहुत जल्दी के साथ हमने लगाए, पूरे विश्व के साथ जुड़े हुए थे हमारे साथ, खासतौर पर नेटो और यूरोप। और ये भी सच है, हकीकत है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं, सूरत-ए-हाल जो हम देख रहे हैं यूक्रेन में, वो परेशान कुन है, वो चिंता वाली बात है। बल्कि आपने भी सुना होगा श्वेता कि कल स्टेट डिपार्टमेंट का ऐलान आया है कि हम समझते हैं कि कानूनी तौर पर रूस यूक्रेन में वॉर क्राइम्स कर रहे हैं इस वक्त, यानी कि वो बम और मिसाइल आम नागरिकों पर निशाना बना रहे हैं और वो अस्पताल तक भी निशाना बना रहे हैं। तो राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि मुश्किल दौर आने वाला है। हम नहीं समझते कि इस वक्त हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक, और बल्कि इंटेलिजेंस एक साइड पे भी रख लेते हैं, अपने आंखों से हम देख सकते हैं कि जो सूरत-ए-हाल है यूक्रेन में, वो लग ऐसा ही रहा है कि पुतिन तैयार नहीं है कि वो शांति को एक चांस दे और इस युद्ध को रोके। सवाल ये है फिर कि हमने क्या करना है नेटो के साथ। इस वक्त राष्ट्रपति बाइडेन नेटो में यानी कि ब्रसल्स में है, नेटो के हेडक्वार्टर्स पर। तो आगे वाली कदम क्या है? एक तो ये है कि जितने भी आर्थिक प्रतिबंध रहते हैं, जिनमें शामिल हैं इस वक्त, हमने और बहुत तफसील में नहीं जा सकते, जाहिर बात है इन आर्थिक प्रतिबंध लगाने से पहले, लेकिन कई हमारे पास ऑप्शंस हैं इस वक्त, मौजूदा ऑप्शंस हैं। और फिर ये भी है कि हमने पूरे विश्व के साथ, खासतौर पर यूरोप और नेटो, और ख़ास तौर पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं कि यानी कि जो डेमोक्रेटिक देश हैं, वो मिलकर रूस पर लगातार दबाव रखे ताकि पुतिन ये जो नाजायज़ युद्ध शुरू किया है वो फौरी तौर पर बंद हो। पर 2 दिन में अगर न्यूक्लियर धमकियां दे दी गई, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कल कहा, आज यूएन में जो उपराजदूत हैं रूस के, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि परमाणु अगर जरूरत पड़ी तो वो इस्तेमाल जरूर करेगा, इसे कैसे देख रहे हैं? जी, अफसोस की बात है कि रूस लगातार इन धमकियों को दे रहा है पूरी दुनिया को। हम नहीं समझते कि एक रिस्पॉन्सिबल देश इन जैसी धमकियां दे सकता है, क्योंकि जाहिर बात है इन्हीं बातों से फिर मिसकैलकुलेशन हो सकती है। अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दील नहीं आए, जहाँ तक हमारे न्यूक्लियर हथियार हैं, खासतौर पर नेटो में कोई तब्दील नहीं आए। हम समझते हैं कि इस वक्त पुतिन के एक प्लेबुक है कि वो टेंशन को मज़ीद अधिक बढ़ाना चाहता है। हम समझते हैं कि इस वक्त जो हमने करना है वो ये है कि हमने यूक्रेन को सपोर्ट देने हैं, जितना हम मदद दे सकते हैं उनको दे रहे हैं इस वक्त, और आगे आने वाले दिनों में भी हम देंगे। जनरल प्रसाद, चूंकि टाइम अब कम बचा है तो मैं आप सबसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी इस बात पे कि शुरुआत से ये सबके मन में रहा कि युद्ध का एक ऑब्जेक्टिव अगर है तो उसे कब तक अचीव करके ये युद्ध खत्म हो। दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है और सही नहीं है, जिस यूक्रेन में जिस तरह से लोगों को पलायन भी करना पड़ रहा है। आपके हिसाब से, आपकी मिलिट्री समझ के हिसाब से, ये युद्ध आपको लंबा खिंचता दिख रहा है अभी? और
मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी लंबा खिंच चुका है। शायद रशिया ने इस तरह की प्लानिंग नहीं की होगी कि 30 दिन तक युद्ध चलता रहे। उन्हें शायद उम्मीद थी कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या उनकी टैक्टिक्स में थोड़ी कमी रह गई? क्या उन्होंने एनिमी की असेसमेंट पूरी नहीं की? क्या वो अंडर एस्टिमेट करते रहे एनिमी को? क्या वेदर उन्होंने ध्यान से नहीं देखा कि वेदर का क्या इफेक्ट होगा? क्या लॉजिस्टिक्स पर इफेक्ट होगा? क्या उनके जो फोर्स लेवल उन्होंने लगाई हैं, जिस तरह से मीडिया में निकल रहा है, वो क्या सही निकली या कुछ कमज़ोर निकली हैं? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिससे उनको हम ये कह सकते हैं कि रशिया का जो प्लान है, मेरे ख्याल से जितना उन्होंने सोचा होगा इसको जल्दी ख़त्म कर दें, उतना जल्दी ख़त्म हो नहीं पाया। उनका प्लान कहीं ना कहीं थोड़ी खामी रह गई उसमें, उसको शायद मॉडिफाई कर रहे होंगे दिन पे दिन। लेकिन अब हालात इस तरह हो गए हैं कि आपने दिखाया टेलीविजन में कि वहाँ पे ट्रेंचेस खुद रही हैं, वहाँ पे और डिफेंसेस बन रहे हैं। लेकिन अचंभे की बात यह है कि काफ़ी हरकतें काफ़ी शहरों में नॉर्मलाइज दिख रही हैं। ट्रेनें चल रही हैं, इंटरनेट चल रहा है। आप भी वहां से अभी लौटी हैं, शायद आपने देखा होगा कि आपके टेलीफोन वहां से काम कर रहे थे। वहां पे सारी चीजें नॉर्मल सी चल रही है, बिजली चल रही है, पानी चल रहा है। कई शहर हैं जो बिल्कुल बर्बाद हो गए। समय इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।